बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान का एक हिस्सा जो कि बाजोड़ कहलाता है, वहाँ पर क़यामत सुग़रा बरपा है। कल रात से, कल शाम से मैं कहूँगी, अब तक 54 ऐसे लाशें हैं जो उठा लिए गए हैं। 150 से ज़ायद लोग हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। इसकी कुछ डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आज की तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों का मौसम है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा। तोशाखाना का केस है। एक बयानिया ये बनाया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अब भाग गया है, अब भाग रहा है। वो भाग रहा है या नहीं भागा, तफसील इसकी आपके साथ शेयर करूँगी। और CPAC के हवाले से खुशी का दिन तो बहुत है कि 10 साल तकरीब आज मनाई जा रही है, मगर इस्लामाबाद के अंदर निज़ाम ज़िंदगी क्या है और उसके क्या समरात निकलेंगे और क्या बरामद हो रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि तोशाखाना केस के हवाले से अभी से कुछ देर पहले मैं नून लीग के अता तारड़ साहब को भी सुन रही थी, जो बड़ी लंबी लंबी शेखियाँ बगार रहे थे और वो समझते हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भाग गए हैं। इसका आगाज़ मैं यहाँ से करूँगी कि आप लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू सुना होगा सलीम साफ़ी साहब के साथ, और पूरे इंटरव्यू में से एक ऐसी लाइन जिसका हवाला आप लोगों के सामने रखूँगी तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब सलीम साफ़ी के सवालों के जवाब दे रहे थे तो उस दौरान हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, किसी एक में तो सज़ा हो ही जाएगी। अब मेरी बात सुनते ही मतलब तो आप अक्स कर चुके होंगे, फिर भी मैं इसकी 2 हवाले आप लोगों के सामने इस जुमले के रख देती हूँ, समझने में दोनों में आसानी रहेगी। पहली बात तो ये कि इतने मुकदमात है, किसी ना किसी में तो सज़ा हो ही जाएगी। ये समझ लेते हैं कि जो 180 के करीब मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर, उसमें वो कहते हैं कि हमने इतने ज़्यादा केस इस आदमी के ऊपर डाल दिए हैं कि रगड़ा जाएगा ये आदमी, और मुमकिन है किसी एक केस में ही रगड़ा जाए। हमने इतनी लंबी तादाद, इतनी लंबी लिस्ट के अंदर जो है इस बंदे को फंसा दिया है। अच्छा, दूसरा इसका हवाला क्या निकलता है? दूसरा हवाला ये निकलता है कि इतने ज़्यादा केसेस है, किसी एक ना एक में तो सज़ा हो जाएगी। मतलब कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और अदालतों के ऊपर भी नून लीग ये ब्लेम गेम करती है कि हर अदालत में इमरान खान को या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में कहूँ उसको रिलीफ दे दिया जाता है हर केस के अंदर, और अदालतों की तरफ भी उन्होंने अपनी तोपें जो हैं उनका रुख किया होता है। नून लीग के लोगों ने, नून लीग के जो मुआविन खुसूसी हैं, ख़ासतौर पर अता तारड़ साहब ने, सारा वो जोर जजेस पे डाल रहे होते हैं कि शायद ये रिलीफ दे रहे हैं। मगर हर अदालत से किस तरह से रिलीफ मिल सकता है? 180 के करीब मुकदमात है। तो इस लाइन का जो असल मतलब आपके जहन के अंदर अक्स हो गया है, वही सही मतलब है इसका कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तोशाखाना केस के अंदर हुआ क्या? तोशाखाना केस के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं हमायूं दिलावर साहब हैं, उनके हवाले से रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूरी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, उनके वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और कहा जाता है कि वो बाइस्ड हैं, उनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगता है। शायद उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके हवाले से बहुत सारी डिटेल्स उनकी आंखों के सामने ला के रख दी गई थी, और ये बार बार दरख्वास्त की जाती रही है कि जज को तब्दील किया जाए। हम इस जज के साथ जो हैं वो बिल्कुल हमारा लाइज़ॉन नहीं बन रहा, हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमें लगता है कि हमारा हक मुतासिर होने का खदशा है इसके अंदर। आज हुआ ये कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कहा गया कि आप 342 के हिसाब से अपना जो बयान वो कलमबंद करा दें। 342 का जो बयान है उसमें ये होता है कि डायरेक्ट जज आपके सामने सवाल रखता है और आपने जज के सामने उन सवालों का एक के बाद दूसरे सवाल का जवाब 1 बाय 1 इस सीक्वेंस के हिसाब से देना होता है। ये 342 का है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है, जिस शख्स ने अपना बयान देना है उसका मुतमईन होना ज़रूरी है, उसका मुतमिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अपनी कुर्सी से खड़ा होकर ये बात कर रहा है कि जनाब आली मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कराना है, मेरा मुतमिन होना बेहद ज़रूरी है, मुझे कुछ वक्त दरकार है, मुझे कुछ वक्त दिया जाए, उसके ऊपर उन्हें कहा गया कि आप कल आपके पास आखिरी मोहलत है, और आखिरी मोहलत कल आपके पास सुबह 9 बजे तक का वक्त है, उसके बाद आप इस बयान को रिकॉर्ड कराएंगे। जो तहरीक इंसाफ के वकला या ख्वाजा हारिस साहब ये बात कर रहे हैं कि ये गन पॉइंट के ऊपर आप बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई हमें दूसरी राय नज़र नहीं आती। एक्जैक्टली ये ऐसा ही है। एक ऐसा जज जिसके हवाले से उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उसके सामने कंफर्टेबल नहीं है, वो चाहते हैं जज को तब्दील कर दिया जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी शख्स जिसको इंसाफ का हक अपना मुतासिर होता नज़र आता है, हर वो शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाता है।
अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरवाज़ा खटखटाया है तो इसके ऊपर नून लीग और ख़ासतौर पर अता तारड़ साहब शेखियाँ बगा रहे हैं। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि आज अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पेशी है, तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये जो आप जत्थे भर के वकला के चले गए अता तारड़ साहब, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करेगा कि आप वहाँ पे माहौल को कशीदा करने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई भगदड़ मच सकती है, खुदा ना खास्ता इसके अंदर किसी का भी नुकसान हो सकता है, वो जानी नुकसान भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। क्या इसके ऊपर उनसे बासपुर्स हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए। असल में ये तोशाखाना का केस है। अच्छा, एक और सिंपल सी बात निहायत सिंपल है मगर तकलीफ दे है। हमारे मुल्क के अंदर बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जो कि सालों पड़े रहते हैं, जिनकी फाइलों को चूहे खा जाते हैं या कीड़ा लग जाता है, या कई दफ़ा तो एक केस तो ऐसा भी आया कि आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया गया मगर उसके बाद पता चला कि वो आदमी बेकसूर था। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा केसेस हैं, इसमें रिजवाना का केस है, इसमें दीगर और केसेस हैं, ख़ासतौर पे जो लोग लापता हो रहे हैं। एक नामवर सहाफ़ी लापता हो गया जिसके बारे में कोई ख़बर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अदालतों के अंदर इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी हेयरिंग्स होनी चाहिए, जो मामलात को टेकअप किया जाना चाहिए, वो नहीं होता। मगर इसी वजह से ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतकाम की बू इतनी ज़्यादा फैल गई है कि शायद कोई भी इदारा इससे बच नहीं पाया है। तोशाखाना का केस असल में ये है। तो इन तमाम केसेस के ऊपर भी उतनी ही तेज़ी के साथ काम होना चाहिए जितना कि किसी के खिलाफ बज़ाहिर जो नज़र आता है कि रिवेंज है, उसको मामले को टेकअप किया गया। दूसरी काम बात, कल से बाजोड़ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो क़यामत सुगरा बाजोड़ में हुई है बर्पा, उसमें एक नन्हा बच्चा आंखों के सामने से नहीं जाता, जो वहाँ पर चिप्स या कुछ इस किस्म के स्नैक्स था वो बेच रहा था वो बच्चा वहाँ पर, वो भी उस हादसे में, उस धमाके में जान की बाजी हार गया। बाजोड़ के अंदर स्टेज से तकरीबन 30 मीटर की दूरी के ऊपर ये धमाका हुआ। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूं तो बाजोड़ के जिस इलाके के अंदर ये JUIFA का वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, ये कभी वो इलाका था जिसके अंदर कलअदम TTP अपना घेरा रखती थी, या कलअदम TTP के ज़ेर इंतज़ाम ये पूरा इलाका था ये बाजोड़ का, जहाँ पर ये वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। अभी तक की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जब मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो 54 के करीब जो लोग हैं वो हलाक हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। इसके अंदर एक सफ़े मातम है, वहाँ पर माओं के जिगर गोशे जो हैं इस धमाके की नज़र हो गए हैं। अभी भी वहाँ पर गोश्त के टुकड़े हैं, वहाँ पर इमदादी काम जारी है, बहुतों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अब सवाल ये है कि हुआ क्या? हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिसके अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। अभी चंद रोज़ पहले एक बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट भी शेयर हुई थी आप लोगों के साथ, जिसके अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा था सूबा खैबर पख्तूनख्वा, और बार बार कहा जा रहा था कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कान उस वक्त से खड़े हैं जब यहाँ पर कलअदम TTP के लोगों को असलहे समेत देखा गया था, जब यहाँ पर TTP के लोगों के साथ मुज़ाकरात या बातचीत के हवाले से बातें हो रही थी। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की एक अपनी टेंशन इस वक्त चल रही है। जब उन्होंने पसे पर्दा ये बात की है कि अब पाकिस्तान के साथ वो ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो कलअदम TTP के लिए अफगानिस्तान के अंदर रास्ता तंग हो गया है। पाकिस्तान में उनको गुंजाइश चाहिए, अब अलकायदा के साथ हाथ मिलाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि ये जो दाइश के हवाले से खबरें आई हैं कि दाइश ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, तो कल से और परसों से ये खबरें गर्दिश में हैं कि कलअदम TTP अपने आप को महफूज रखने के लिए अलकायदा या दाइश के साथ हाथ मिला सकती। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कलअदम TTP के साथ दाइश ने अपना हाथ मिलाया, क्योंकि दोनों को अपने लिए जगह और ज़मीन और मस्कन चाहिए। एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ अस्करियत पसंदी हमें पिछले चंद महीनों में नज़र आई है। कभी हमारे चौकियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी हमारे फ़ौजी जवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया जाता है, और अब JUIFA के इस वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर इतना बदतरीन तरीके से हमला किया गया है, जो एक खुदकुश हमला हुआ है कि जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी हुए हैं, वो उनकी ज़ुबानें गुंग हैं, वो बात करने के काबिल नहीं रहे। इस किस्म का बदतरीन किस्म का ये धमाका हुआ है।
बलूचिस्तान के अंदर अलग से बदअमनी है। हम अब ये बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, इसकी भी मैं बात करती हूँ। हम हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को जोड़ते हैं इसके पुरअमन माहौल से। जब अमन मुतासिर होता है तो तरक्की भी मुतासिर होती है। पाकिस्तान के अंदर आज, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी इस्लामाबाद के अंदर, दो दिन के लिए निज़ाम ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज कर दिया गया। पूरे इस्लामाबाद के अंदर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स को देख लें, आप प्राइवेट सेक्टर्स को देख लें, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स को देख लें, आप शॉपिंग मॉल्स को देख लें, आप बाज़ारों को देख लें, हर जगह पे आपको सन्नाटा नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि शायद यहाँ पे चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर ऐसा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें हमें सोचने की कोशिश करनी चाहिए। चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में CPEC के हवाले से 10 साल तकरीब हो रही है। पहले ये तो आप लोग फैसला कर रहे हैं कि 3PEC का जो सेहरा है वो पाकिस्तान के सर हमने सजाना है, या हर सियासी जमात ने अपने माथे का झूमर उसको बनाना है। इस वक्त CPEC के हवाले से चूंकि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो मिल रहे हैं चीनी नायब वज़ीर आज़म से, और उनको हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर इस वक्त पूरा इस्लामाबाद जैम पैक है, उसके अंदर कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। किसी भी जगह आप जाएंगे आपको लोग नहीं नज़र आएंगे, सड़कें बिल्कुल सुनसान है। इस वक्त 2 रोज़ा तातील का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी सूरत हाल इतनी मखदूश है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हम खुदा करके बाहर आए हैं। हम खुदा करके हमने अपने कोई सर उठाए हैं, कोई आंखें उठा के देखना शुरू किया है दुनिया को। हमें एक एक रुपया, एक एक पाई की ज़रूरत है। क्या हमारे पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि हम चीनी नायब वज़ीर आज़म के लिए एक अच्छा प्रोटोकॉल अरेंज कर सके? मगर हमारे बाजार, हमारी गलियां जो हैं वो वीरान नहीं होनी चाहिए, हमारे मॉल्स वीरान नहीं होने चाहिए, हमारा ताजर परेशान नहीं होना चाहिए। कभी हम ये बात करते हैं कि हमारा सर्कल चलता रहना चाहिए, मगर इस 2 रोज़ा तातील के ऊपर सख्ती के साथ हर चीज़ को बंद कर दिया गया है। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त इस्लामाबाद शहर के अंदर। ज़रा बताइए कि पाकिस्तान को, या वो जो ताजर तबका है उसको कितना नुकसान हुआ, जो कारोबारी तबका उसको कितना नुकसान हुआ। एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि CPEC को 10 साल हो गए, CPEC की तकरीब को सादगी से मनाया जाएगा, मगर दूसरी तरफ ये कैसे सादगी है कि सादगी के अंदर भी सरमायादार, कारोबारी और ताजिर हजरात जितने भी हैं, उन लोगों को परेशानी का सामना है कि वो अपनी दुकान नहीं खोल सकते, वो अपना काम नहीं जारी रख सकते, वो निज़ाम ज़िंदगी को बहाल या अपनी ही डगर पर नहीं रख सकते। ये कैसी तकरीब है? दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें पैसा आने देना चाहिए। अब CPEC के हवाले से पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है कि इसका पूरा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट मेरे भाई मियां नवाज शरीफ को जाता है। पहले फैसला कर लीजिए कि CPEC को हमने सेलिब्रेट करना है, मगर इसकी सेलिब्रेशन का सेहरा रियासत के सर पे आएगा या आप लोगों के माथे का झूमर होगा? पहले सियासी जमातों को यह तय करना चाहिए। फिर दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात है 10 साल तकरीब हो रही है, मगर ये बताइए कि CPEC के अंदर क्या पाया, क्या खोया? बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर CPEC है, कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बुनियादी ढांचों के अंदर बड़ा अपना रोल प्ले किया है CPEC ने, खासतौर पे चाइना हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है। मगर मुझे ये बताइए कि क्या इसके लिए जो मकासद थे वो पूरे हो गए? मुश्किलात अभी भी हैं। इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है, जो हमें अस्करियत पसंद नज़र आते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो खून रेजी का ख़तरा या खून रेजी होती है, धमाके होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। फिर दूसरी बात यह कि चाइना, हम समझते हैं कि हमने दुनिया को तस्खीर कर लिया, मगर चाइना अभी भी ये समझता है और उनके अंदर ये सोच बाकी है कि चाइना जो ख्वाब देख रहा था कि चीन को बहरा अरब से मिलाने का, वो ख्वाब अभी तक पाया तक मिल तक नहीं पहुंचा। अभी कि ये 10 साल हैं, तो ज़रा सोचिए मज़ीद कितने सालों में हम कहाँ तक जाएंगे। क्या हमें अपने सर्कल को इसी तरह से लेके बढ़ता रहना चाहिए? बातों की हद तक गर्मजोशी होगी, या फिर हमने ये फैसला करना है कि अमली तौर पे भी कुछ गर्मजोशी हमें CPEC के हवाले से नजर आनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।